ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th 10वीं कक्षा के फॉर्मूले मैथ के शुरू से लेके एंड तक पूरी बुक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम अभी करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप वीडियो देखेंगे और जल्दी से मैं इस फॉर्मूले को रिवीजन करवाऊंगा। लेकिन बेटा मैं एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, ये रिवीजन भी उन बच्चों के लिए ज़्यादा कारगर है जो इन चैप्टरों को एक बार पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो ये फॉर्मूला देखने के बाद भी आपका भला नहीं हो पाएगा, और ये सच है। तो आप इस वीडियो को देखकर अपना टाइम बर्बाद ना करें। अगर आपको चैप्टर्स नहीं आते, जो चैप्टर्स आते हैं उनके फॉर्मूले देख लीजिए, और जो चैप्टर नहीं आते हैं उसके लिए हमारी वीडियोस पे चले जाइए। बहुत आराम से हम आपको चैप्टर समझा देंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो रियल नंबर का बेटा सबसे पहला फॉर्मूला होता है, इसके अंदर होता है HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या। समझ में आया बेटा? इसका मतलब क्या? HCF का मतलब और LCM पता है ना, लघुत्तम समापवर्तक अधिकतम समापवर्तक। और A और B, मान लो कोई एक संख्या है 2 और एक संख्या है 4, तो इन दोनों का गुणनखंड जो इसका LCM निकल कर आएगा और जो इसका HCF निकल कर आएगा, उन दोनों का गुणनखंड हमेशा बराबर होता है। ये बेटा पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा? इस पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर ठीक है, वास्तविक संख्या है बेटा। दूसरा है बहुपद या पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल के अंदर बेटा एक चीज याद रखना, पॉलिनोमियल होता क्या है? बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है ax² प्लस bx या by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। बेटा ये बहुपद होता है, ठीक। ये बहुपद की घात होती है। ऐसे x की घात क्या है? 2, y की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, c की घात कुछ नहीं है, मतलब 1। एक होता है बेटा चरपद, एक होता है अचरपद। चरपद क्या होता है बेटा? चर मतलब वेरिएबल, जो बदले। तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों? ये है बेटा चरपद है। लेकिन अचरपद क्या है? b a क्या है? ये अचर है। अचर को बेटा इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। और x का गुणनखंड भी है, द मल्टीपल ऑफ x एंड मल्टीपल ऑफ y भी है। कोई पूछे x का गुणनखंड क्या है, x का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे a। कोई पूछे y का गुणांक क्या है, तो आप बोलोगे b। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ x, आप बोलोगे a। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ y, आप बोलोगे b। ऐसा बेटा पूछा जाता है किसमें? 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो MCQ होते हैं ना, MCQs, उसके अंदर बेटा पूछा जाता है। नीचे और देखो अगला बेटा, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर एक और चीज देखो, इनके बेटा शून्य निकाले जाते हैं, जीरोज निकाले जाते हैं। क्या? जीरोज निकाले जाते हैं, शून्य निकाले जाते हैं। कैसे? जैसे हमारा एक शून्य आया, x - 1 बराबर 0 करते हैं हम, तो x का मान क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि 1 माइनस का हो जाएगा 1 हो गया। ऐसे बेटा y के मान निकालते हैं। इनके मान निकालने का तरीका बेटा इस चैप्टर की वीडियो के अंदर मैंने दिखा रखा है, और अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड। अब देखो इनके बीच में संबंध क्या होते हैं। देखो, सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग। योग मतलब प्लस। वो बेटा किसके बराबर होगा? हमेशा होगा अल्फा प्लस बीटा, या ये अगले 2 शून्य के हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, या ए, ठीक है। तो उसका बेटा सीधा याद करो, b माइनस बी अपॉन ए। दूसरा बेटा एक सम हो गया, दूसरा प्रोडक्ट होता है, आपने पढ़ा भी हुआ है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा शून्यकों का योग, और ये हो गया शून्यकों का गुणांक या गुणनफल, मतलब मल्टीप्लिकेशन होती है ये। तो ये क्या होता है? अगर अल्फा है और एक दूसरा बीटा है, ये भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट ये कि आपको ये याद हो कि c/a। और क्या है? a क्या है इसके अंदर? ये रहा b, ये रहा c, ये रहा बहुपद के अंदर। अब आए, बस समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अगला देखो। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण क्या? 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या? अब चैप्टर नंबर 3 इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? राइटिंग थोड़ी खराब है हमारी, धीरे धीरे इंप्रूव होगी, अभी थोड़ा काम चला है, ठीक है बेटा। अगला देखो, इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसके अंदर बेटा क्या इक्वेशन होती है, ये याद रखना, बिल्कुल इसको याद रखना। इसी चैप्टर का ये इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, बहुपद की एक इक्वेशन है, समीकरण है, इसे याद रखना। क्या? कि x² हमेशा क्या होता है? सम मतलब योग गुना x प्लस प्रोडक्ट। बेटा ये इक्वेशन भूलने का नहीं,
ये मतलब इसकी जगह क्या हो गया, योग, और ये हो गया बेटा गुणांक। ठीक है, चैप्टर का नाम अब होगा, जो चैप्टर में अभी बोल रहा था ना आपको तीसरा, वो बेटा अब होगा। ठीक है, युग्म, समीकरणों के युग्म मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो बेटा इसका क्या होगा, इसका होता है मान लो एक समीकरण है ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, मान लो पहली इक्वेशन। दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये होगा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो बेटा याद रखना इसके अंदर इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने हल होंगे, ये हम कैसे देखेंगे, ए और ए को कंपेयर करके, बी और बी को कंपेयर करके, सी और सी को कंपेयर करके। तो बेटा तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन बनती है अगर a1 अपॉन a2 b1 बटे b2 के बराबर भी ना हो, मतलब ये शुरू में ये आपस में बराबर ना हो, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, एक हल। क्या बोलते हैं, एक हल, और इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई बेटा। तो दूसरी कंडीशन क्या है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन वो c1 बटे c2 के बराबर ना हो पाए। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बेटा इसके अंदर हम बोलते हैं कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। और बेटा तीसरी या लास्ट कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाए, सब बराबर हो जाए, तो इसके बेटा क्या है, अनंत हल हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, और इंग्लिश में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। तो बेटा इसके अंदर पूछेंगे आपसे कि इस बहुपद के अंदर कितने हल होंगे, इस बहुपद के कितने हल होंगे बताइए। तो बेटा यही एक तरीका है पता लगाने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगला देखो बेटा, ये इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। जो समझ में ना आ रहा हो, कुछ पूछना हो, तो आप बेटा उसमें डाल सकते हैं, क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। अगला देखो बेटा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब पॉलिनोमियल, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। मतलब द्विघात का मतलब जिसकी घात दो हो, जिसकी घात दो हो, जिसकी पावर दो हो, तो वही जो इससे पहले हमने क्या था, ax स्क्वायर प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण। क्यों, अधिकतम घात क्या है, 2 है। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई बेटा। देखो इसके अंदर एक चीज निकालते हैं d, तो d निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई सी। बेटा इससे d निकलता है, ये d का क्या होता है, इस्तेमाल बेटा हमारे फॉर्मूले के अंदर होता है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर होता है, शून्य निकालने के फॉर्मूले के अंदर होता है। तो a क्या है बेटा यहाँ पर, ये रहा, b और c क्या है इसके अंदर, ये रहा, और b ये रहा। तो बेटा d निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब बेटा इसका क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, मूल, मूलों के स्वभाव, मूलों के स्वभाव, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे। अगर बेटा d आपका 0 से बड़ा आ जाए, d आपका 0 से बड़ा आ जाए, तो वो मूल कैसे होंगे, रियल एंड यूनिक, रियल एंड अनइक्वल, सॉरी अनइक्वल, मतलब मूल वास्तविक होंगे। रियल का मतलब होता है वास्तविक होंगे, पर असमान होंगे। क्या, असमान, बराबर नहीं होंगे। अगर d बराबर 0 आ जाए तो मूल या रूट क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। अगर d इज छोटा 0 आ जाए, ये थर्ड कंडीशन बची, तो बेटा कोई रियल रूट होगा ही नहीं, कोई मूल, रियल रूट्स, कोई मूल होगा ही नहीं, मूल नहीं होंगे। बात समझ में आ गई भाई। ठीक है बेटा, अगला देखो, अगला चैप्टर है हमारा एपी, मतलब समांतर श्रेणी। क्या, समांतर श्रेणी। मैंने आपको बताया था एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी मतलब कोई ऐसी श्रेणी, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसे बढ़ती संख्या जिसके अंदर जो बीच का अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे मान लो ये 2 4 6 8 10 12 14, ये क्या है बेटा, इनके बीच का अंतर क्या है, सब स्थान पे बराबर है, 2 2 2 2 2 का अंतर आता है। तो पहले जो नंबर होता है, पहला जो पद होता है उसको बोलते हैं बेटा प्रथम पद या फर्स्ट टर्म, हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद।
ठीक है बेटा। और डी क्या है, डी का मतलब होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। तो वो कैसे निकलता है, अगर ये ए है तो ये A2 है, ये A3 होगा, ये A4 होगा, A5, तो जैसे मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो कैसे निकलता है हमेशा A2 माइनस A1, क्या हो गया 4 माइनस 2 बराबर 2। इस कंडीशन में 2 आया, बाकी कंडीशन में आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक, अब कोई पूछे आपसे, ये मान लो ये मेरा है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है, कोई आपसे पूछे ये है A7, कोई आपसे पूछे A8 कितना होगा, वैसे तो 16 होगा, ठीक है, लेकिन इसकी जगह बेटा नंबर और कॉम्प्लेक्स और बड़े भी हो सकते हैं। तो कोई आपसे पूछे A8 कितना होगा, मतलब A 8वें स्थान पर क्या होगी ये AP, क्या होगा ये समांतर श्रेणी, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D। जहां पर बेटा n होता है वो संख्या जो पूछी जा रही है, तो इस कंडीशन में 8 पूछी जा रही है तो 8, a होता है बेटा फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, इस कंडीशन में क्या है 2 प्लस, और n की जगह पे फिर वही 8 माइनस 1, और बेटा कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है इनके बीच का अंतर जो है 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और चीज देखो अभी, अगला देखो बेटा, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब योग, n टर्म का योग, इसका मतलब जोड़ दो। मान लो ये 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे एक श्रेणी दे रखी है, इसके अंदर आप बोले इसको जोड़ दो, मतलब इसको प्लस कर दो, प्लस 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 करके बताओ जी कितना आएगा, जोड़ के बताओ जी कितना आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये मान लो A1 है, ये A2 A3 A4 A5 है, 5 टर्म है। कोई पूछे A5 टर्म का बताओ जी क्या होगा Sn, तो S 5/2 2 मल्टीप्लाई A क्या है प्रथम पद मतलब 2, n क्या है इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 2, पिछले करके आए हैं वो सॉरी तो 2, और n मेरे को पता है 5 माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अगला करो, अगला है बेटा आपके यहाँ पे त्रिकोण, क्या है बेटा त्रिकोण, ट्रिग्नोमेट वो सॉरी ट्राइंगल, त्रिकोण बोलो या त्रिभुज बोलो। त्रिभुज क्या होता है बेटा, कोई भी ऐसी फिगर जिसकी तीन भुजा होती हैं, 3 साइड होती हैं, साइड 1 साइड 2 साइड 3, साइड 1 साइड 2 साइड 3। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, समान है, ये मान लो ये वाला ट्राइंगल है मेरा LMN और ये वाला है मेरा PQR, अगर ये बेटा समान है, सिमिलर है, क्या है समान, ये त्रिभुज समान है, तो याद रखना इनके जो एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, इनके जो बेटा कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या होंगे बराबर। जैसे एंगल M बराबर एंगल Q होगा, ये वाला इसके बराबर, तो एंगल N एंगल R के बराबर होगा, और एंगल L एंगल P के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। अगर इस त्रिभुज के अंदर मान लो ये मेरा त्रिभुज है A, इसमें एक बीच में एक लाइन आ जाए DC, जो कि क्या है इस त्रिभुज को बेटा बराबर बराबर भागों में बांट देती है, तो वो क्या होगी, तो याद रखना कि D जो E है ये DE ये होगी पैरेलल किसके BC के, समांतर, मतलब ये देख लो ना ये लाइन आपस में कभी नहीं मिलेंगी, समांतर होंगी, पहली कंडीशन। दूसरा ये DE इनको बेटा बराबर बांट देगी, तो इसका आंसर होगा AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में AC। इस चीज को बेटा याद रखना, यह है फर्स्ट कंडीशन और यह सेकंड कंडीशन, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आगे सॉल्व होते हैं। अगला देखो बेटा, अगला है आपका बेटा सांख्यिकी या नो सॉरी निर्देशांक ज्यामिति, 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, या इसको क्या बोलोगे आप इंग्लिश में, मतलब क्वाड्रेंट्स, मतलब जैसे एक्स एंड वाई की टर्म में ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ सीखता है, ये होता है एक्स प्लेन, ये होता है वाई प्लेन, यहाँ होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव, बीच में होता है ओरिजिन 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे किसी भी पॉइंट को जानना हो तो एक्स और वाई की टर्म में होता है, यहाँ पर एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, नीचे जाओ तो क्या होगा एक्स प्लस और वाई माइनस, यहाँ जाओ तो एक्स माइनस वाई भी माइनस, और यहाँ जाओ तो एक्स माइनस वाई प्लस होता है, ठीक है बेटा। ये होता है हमारा प्रथम, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा, और ये होता है चौथा, ठीक है बेटा। अच्छा आगे देखो, इन दो पॉइंटों के बीच की अगर दूरी निकालनी हो, इन दो बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालनी हो, मानो देखो एक बिंदु दे रखा है एक्स वाई
और दूसरा अंदर लिखा है क्यू x2 y2। इन दोनों के बीच का बेटा जो डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलता है, अंडर रूट इन दोनों के बीच की जो दूरी निकलती है वो निकलता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा ये याद रखना ऊपर अंडर रूट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है बड़ा? अब मान लो इस रेखा के बीच में, ये रेखा है मेरी ए बी, इसको कोई बीच में P नाम का पॉइंट बीच में से इसको बराबर भागों में बांट देता है। मान लो तो M1 और M2 भाग में बांट देता है। A है मेरा x1 y1, B है मेरा x2 y2, और ये इन दोनों इस लाइन को तोड़ने वाला, काटने वाला, बीच में से बराबर बांटने वाला xy है। तो बेटा कैसे निकलता है, कैसे निकलता है? तो इसका जो x निकालना हो, इसका ये x क्वाड्रेंट निकालना हो, तो बेटा आंसर आता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2। ये है बेटा। और y निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा बेटा m1 y2 प्लस बोलो m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा। अब एक याद रखना, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या? मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? अगर x और y दोनों दे रखे हो तो, सॉरी x और y दोनों ना दे रखे हो, उसमें तो दे रखे होंगे, इस कंडीशन में अगर ना दे रखे हो तो कैसे निकालोगे? तो बेटा इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है p x और y, मतलब इसका फॉर्मूला होता है x1 बटे x2 अपॉन में 2, इससे तो x निकल आएगा, और y के लिए y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, ये हो गया खत्म। अगला देखो बेटा, आपकी बुक में है, अगला है जी वृत्त के कर लेते हैं, सर्कल के कर लेते हैं। किसके कर लेते हैं बेटा? सर्कल के कर लेते हैं। ठीक है, ये मत बोला बस सर्कल कर लेते हैं। सर्कल का मतलब होता है कल करो, लेकिन सर्कल का मतलब होता है बेटा व्रत। अच्छा एक बात बताओ ना, व्रत क्या होता है? जैसे चूड़ी होती है, जैसे कड़ा होता है, क्या एक बाउंड्री होती है, बीच में से खाली होते हैं, एक बाउंड्री होती है, बीच में से खाली होते हैं। बॉल मत समझ लेना इसे, वो स्फेयर होती है, वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज है। ये क्या? सर्कल। समझ गया ना? चूड़ी आपने पहन रखी, आदम हो गया, सर्कल है। ठीक है। अच्छा एक बात रखना, अगर बेटा किसी एक व्रत पर, व्रत ये बीच का केंद्र होता है, व्रत के किसी भी बिंदु से एक क्या खींची जाए? एक रेखा खींची जाए। तो कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं एक पॉइंट से? बेटा सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। क्या? तो नीचे एक पॉइंट है तो वहां से भी एक, ये मान लो ये दोनों रेखा आपस में कहीं जाके क्या हो गई? मिल गई। थोड़ी ड्राइंग भी माशाल्लाह हमारी। ठीक है, हो गई। तो याद रखना, ये मान लो ये अगर ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, और ये R पर जाकर मिल गई, तो याद रखना ये दोनों हमेशा बराबर होती हैं। तो P और ये R हो गई, तो PR हमेशा किसके बराबर होगी? नीचे QR के बराबर होगी, हमेशा याद रखना। अच्छा एक चीज और याद रखना, मान लो ये व्रत है, आपको पता है केंद्र से किसी भी व्रत के पॉइंट पर खींची गई लाइन को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, इसे बेटा टेंजेंट कहते हैं। जो ऊपर रेखा खींची गई उसे टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर एक रेखा खींची गई, एक टेंजेंट खींची गई है, मान लो ये क्या है? O, मान लो ये क्या है? B, ये मान लो ये है P, A और B, और ये मान लो ये P पॉइंट बन गया। तो हमेशा याद रखना, ये जो मेरी त्रिज्या है इस टेंजेंट पे, ये जो मेरा रेडियस है इस टेंजेंट पे, ये जो मेरी त्रिज्या है इस रेखा पे हमेशा 90 का कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? 90 का। तो मतलब एंगल P जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसे लंब भी बोलते हैं। और एक बात याद रखना कि बेटा जो हमारा ए भी है, ये भी तो हमारी त्रिज्या पे क्या है? परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर का बेटा ये साइन होता है 90 का। ऑन किसका? परपेंडिकुलर ऑन OP। ठीक है, परपेंडिकुलर लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बेटा, अगला देखो त्रिकोणमिति। क्या देखो? त्रिकोणमिति बेटा, ट्रिग्नोमेट्री। क्या? तो बेटा त्रिकोण से ही निकल कर आई है ट्रिग्नोमेट्री। क्या? त्रिकोण से ही निकल कर आई है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर बेटा हम त्रिकोण जो यूज करते हैं होता है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समांतर चतुर्भुज। ठीक है, जिसके अंदर एक कोण 90 होता है। ये मान लो A है, ये मान लो B है, और ये C है। तो बेटा जिसके साथ 90 का कोण बनता है तो नीचे वाला होता है बेस, और हिंदी में बोलते हैं आधार। और इसके साथ वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, मतलब लंब। और सामने की सबसे बड़ी भुजा जो होती है ये बेटा होती है हाइपोटेनियस H, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं कर्ण। तो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने PT थ्योरम बोलते हैं इसको। पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया
कि h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर हमेशा आधार के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। इसे लिखने का एक तरीका और है, स्क्वायर को उधर भेजो तो अंडर रूट हो जाता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इनमें से बेटा कुछ भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो ये याद कर लो या नीचे वाला याद कर लो, ठीक। अब मैंने आपको बताया था बेटा अलग अलग कोण, जब दो रेखाएं आपस में मिलती है और एक कोना बनता है तो कोण बनता है, फिर क्या बनता है, एंगल बनता है। बेटा एंगल्स को भी नापने के अलग अलग नाम होते हैं। तो नाम हमने क्या सीखे थे, साइन, कॉस, टेन, और इनका ठीक उल्टा क्या सीखा था, कॉसेक, सेक। याद रखना साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, सेक का, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये याद रखोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या, पी बी पी एच एच बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनियस बताया था। इसके अंदर मैंने बोला था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा से आप याद कर लेना। तो सबसे पहले वही गिनती, पहले साइन, तो बेटा साइन मेरा क्या हो गया, P बाय एच। अगला मेरा क्या हो गया, कॉस, ठीक नीचे ऐसी यही गिनती चली, कॉस मतलब इसके अलग अलग B बाय एच, तो हो गया B बाय एच। और अगला है टेन, तो टेन क्या हो गया, P बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको बेटा हिंदी में करूं, किस में करूं, हिंदी में करूं, तो हिंदी में एक बार देख ले। तो हिंदी में अगर मैं करूं तो इसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, एल ए, एल बटे के ए। इसको मैं याद कैसे करता हूं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टेन, ठीक है। तो साइन का क्या हो गया, एल बाय के, साइन का क्या हो गया भाई, एल बाय के। कॉस का क्या हो गया भाई, बोलो, दिखाओ उधर, दिखाओ, ए बाय के, ए बाय के। और टेन क्या हो गया मेरा, एल बाय ए। तो ये क्या है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है बेटा। इस बात को याद रखना। ऐसे ही बेटा हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इन दो चीजों से हमारा क्वेश्चन क्या होता है बेटा, सॉल्व होता है। कुछ आइडेंटिटीज भी याद कर लो, कुछ फॉर्मूले हैं कि जहां पर हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। और हो जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। बेटा ये दो फॉर्मूले, दो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, इसके अंदर साइन कॉस टेन तो मैंने बताया, लेकिन कोसेक सेक कॉट नहीं बताया, तो मैंने यहाँ बता चुका हूँ। देखो साइन का ठीक उल्टा कोसेक होता है, कॉस का ठीक उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, याद रखना। अगर बेटा साइन निकल कर आया था मेरा बी बाय एच, क्या निकल आया, बी बाय एच, या हिंदी में ए बटा के निकल कर आया ना, तो जरा देखो, ठीक साइन कॉस टेन और ठीक इनके उल्टे उल्टे होते हैं, ठीक उल्टे। तो बेटा टेन के नीचे क्या होगा, कॉट, ठीक है। साइन के नीचे क्या होगा, कोसेक, और कॉस के नीचे हो गया सेक। ठीक इनका उल्टा कर देना, मतलब कॉस अगर बी बाय एच है तो कॉस का उल्टा क्या है, सेक, तो सेक होगा एच बाय बी, क्या होगा, एच बाय बी। चेक कर लो, एच बाय बी, और यहाँ भी चेक कर लो। तो बेटा इसी तरीके से आपको याद करना है। और ये रेशियो मैं इसलिए याद करने को बोल रहा हूँ, आगे जाके टेबल याद करने में, फॉर्मूले याद करने में यही आपकी मदद करेगा, ठीक है बेटा। अगला अब हम आ गए व्रत पे, नहीं व्रत पे नहीं बेटा, हाँ व्रत पे है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, व्रत पे या सर्कल के एरिया पे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्षेत्रफल। एरिया को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई गुना आर गुना स्क्वायर, ठीक है। पाई क्या होता है भाई, 22/7, है ना, ये तो पाई की वैल्यू होती है, ठीक है बेटा। पाई को बेटा 180 डिग्री भी बोलते हैं वैसे, है ना, 180 डिग्री भी बोलते हैं। और आर क्या होती है, रेडियस, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका सरकमफ्रेंस निकालने, मतलब इसकी परिधि, ये जो बाहर का एरिया, सिर्फ परिधि निकालने की बात की, सिर्फ ये बाउंड्री निकालने की बात करें तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है परिधि का, सरकमफेरेंस का, परिधि का फॉर्मूला होता है बेटा इसका, क्या हो गया, 2 पाई आर। ये याद रखना, ये दो फॉर्मूले कभी भी भूलना नहीं, ये फॉर्मूले कभी भी भूलना नहीं, ठीक है बेटा। वैसे इसमें आर्क निकालने का फॉर्मूला भी आता है, आर्क निकालने का फॉर्मूला भी आता है, ठीक है। आर्क निकालने का फॉर्मूला भी आता है, वो होता है बेटा थीटा बाय 360। 360 मतलब पूरा गोला 360 का होता है, आधा गोला 180 का होता है। 360 गुना 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर, इसका स्क्वायर बेटा, ठीक। ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेटा ये दो फॉर्मूले तो आपके लिए क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अगला देखो,
अगला हो गया बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसको क्या बोलेंगे भाई? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आयतन। वेरी गुड बेटा। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, मतलब किसी की कैपेसिटी क्या है, किसी में कितना सामान भरा जा सकता है, कितना लिक्विड भरा जा सकता है, कितनी हवा भरी जा सकती है। मान लो इस गिलास में, मान लो ये गिलास 1 लीटर का है, कितना है? तो इसके अंदर इसका आयतन क्या है? 1 लीटर। 1 लीटर लिक्विड आ सकता है जी इसके अंदर, है ना। 1 लीटर हवा आ सकती है इसके अंदर, है ना। और बेटा लिक्विड वॉल्यूम को हम किसमें नापते हैं? लीटर में नापते हैं। और इसकी बेटा यूनिट क्या देते हैं? मीटर की क्यूब। याद रखना, जब भी आंसर निकालना तो मीटर क्यूब डालना। और एरिया हो तो मीटर का स्क्वायर करते हैं, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करते हैं, लेकिन एरिया में स्क्वायर और वॉल्यूम में क्यूब लगती है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा बेटा, एक चीज होती है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। मैं एक बार आपको समझा देता हूं, जहां भी आगे लिखूंगा इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलूंगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मान लो ये मेरे पास एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है, 4 दीवारें हैं इसकी। तो बेटा अगर मैं बोलूं मुझे इस पे पेंट करना है, लेकिन ना तो नीचे जमीन पे करना है और ना ऊपर छत पे करना है, जब ये चीजें मैं छोड़ दूं तो उस कंडीशन के अंदर क्या लगाऊंगा? लेटरल सरफेस एरिया। इसको मैं शॉर्टकट में बोलूंगा एल और एस ए। ऐसे बोलूंगा तो समझ जाना मैं लिख क्या रहा हूं। इसका मतलब हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलूं तो इसके अंदर बेटा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ पे काम करना होता है। बस यही बेटा मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाते हुए भी समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। तो बेटा इसका सबसे पहले मेरे पास फिगर आती है क्यूब। क्या? घन। क्या होता है जी? घन, जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं ए। क्यूब का सारी साइड क्या होती हैं? ए होती हैं। तो बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर। इसका कुल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टी मतलब टोटल, ऐसे मतलब सरफेस एरिया कितना हो गया? b इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना हो गया भाई? वॉल्यूम मतलब आयतन। क्या? आयतन। सबसे आसान a क्यूब, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अगला देखो और फिगर देखते चले जाते हैं और बेटा करते चले जाते हैं। बस बेटा आपको ये फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे, इनका बेटा कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का, है ना। अगर इनकी डेरिवेशन सिखाने लगे तो आप वहाँ डेरिवेशन करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दूसरा होता है बेटा क्यूबॉइड, नाब, जिसकी बेटा क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सिर्फ आमने सामने की। मान लो एक बी है और एक ए है तो आमने सामने की बराबर होंगी। तो बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 गुणा L प्लस बी इंटू एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, कुल मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कुल सरफेस एरिया होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है भाई ये, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला। और इसका आयतन मतलब वॉल्यूम कितना होगा? तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दो, L इंटू बी इंटू एच, काम हो जाएगा, ठीक है। इसका बेटा डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, डायगोनल क्या होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक करवाई सीधी लाइन की, सीधा एक रेखा से रेखा, उसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है भाई? ये निकलता है अंडर रूट में L का स्क्वायर B का स्क्वायर H का स्क्वायर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो बेटा ये दोनों हैं। अगला कोई निकल, अगली फिगर तुम्हारे पास आ जाए क्या? सिलेंडर आ जाए। क्या आ जाए? मतलब बेलन। कैसा बेलन? जो अंदर से खाली भी ना हो, तो ऐसे ही तो होता है। ये हो गया तुम्हारा बेलन, जो बेटा खाली भी ना हो, सॉलिड बेलन हो, जो मम्मी यूज करती हैं घर में। तो बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मामला होता है 2 पाई आर एच। एच क्या है? ऊंचाई। 2 पाई आर क्या है बेटा? यहाँ सर्कल दिखाई दे रहा है ना गोल गोल, तो इसका 20 पॉइंट से लेके यहाँ तक क्या होगी? रेडियस हो गई ना, समझ में आ गई? त्रिज्या हो गई ना, ठीक है। इसका कुल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर हो गया। मतलब इसके अंदर तो हमने ऊपर और नीचे छोड़ दिया। कुल मतलब वक्र पृष्ठ में क्या करते हैं? ऊपर नीचे छोड़ देते हैं, बाकी को कवर करते हैं, और कुल में तो सबको करते हैं। तो इसके अंदर एक ऊपर हो गया गोला और एक नीचे हो गया। गोले से मेरा मतलब है सर्कल। क्या है? सर्कल। तो एक सर्कल, इसलिए बेटा ये फॉर्मूला क्या हो गया? 2 पाई एच प्लस आर हो गया। अगला देखो वॉल्यूम। इसका इस आयतन कैसे निकालोगे? इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? तो बेटा इसका आयतन का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए? अच्छा बेटा अगली चीज देखो। अब एक बेलन ऐसा सिलेंडर जो होलो हो, क्या हो?
होलो मतलब खोखला हो, खोखला हो। तो ये मान लो ये मेरा बेलन है पहला। अब इस ये खोखला है तो इसका मतलब कुछ इसकी बाउंड्री होगी और अंदर से खोखला होगा, यही तो होगा बेटा। ठीक है ना, समझ में आ गया। ये उसकी ऊंचाई, ये इसकी बेटा ऊपर की परिधि, कुल परिधि मतलब कुल रेडियस, मतलब उसको बड़ी वाली मान लो, और अंदर जो छेद है उसकी छोटी वाली मानी जाती है। तो छोटा आर और बड़ा आर, बात समझ में आ गई। तो बेटा इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सेम वही निकल के आएगा 2 पाई एच। 2 पाई एच मतलब आर प्लस छोटा आर। अब छोटा आर समझ में आ गया ना क्या है, इसके अंदर का जो खोखला सिलेंडर है। और इसका कुल निकालेंगे, कुल क्या, कुल तो 2 पाई आर प्लस छोटा आर और एच प्लस आर माइनस छोटा आर। बेटा ये इसका फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, बात समझ में आ गई। और इसका बेटा आयतन निकाला जाए, वॉल्यूम निकाला जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई एच आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला बेलन होता है हमारा, ये वाला बेलन होता है आपके ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के इस वाले बेलन से बने हुए हैं। इसके और दूसरी चीज कैसे, इसके ऊपर अर्धगोला रख देंगे, हेमिस्फेयर रख देंगे, आगे बताता हूँ हेमिस्फेयर का स्फीयर का फॉर्मूला। तो बेटा अगला हो गया तुम्हारा स्फीयर, क्या हो गया, गोला। गोला जैसे बेटा बॉल, बॉल क्या होती है, पूरी सॉलिड होगी, खोखली वाली बॉल नहीं, पूरी क्या हो, भरी हो, अंदर बाहर से कैसी हो, भरी हो। तो बेटा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो इसका होता ही नहीं है। पता क्यों नहीं होता, क्योंकि बेटा ना इसमें ऊपर है और ना इसमें कुछ नीचे है। इसमें करोगे तो इसको पूरा का पूरा ही पेंट करना पड़ेगा, कभी कुछ करना पड़ेगा तो पूरा ही पेंट करना पड़ेगा पूरी से। इसकी कोई छत और दीवार, छत और जमीन है गोले की, नहीं है ना बेटा बॉल की। तो इसका मामला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला इसका आयतन वॉल्यूम, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है बेटा अर्धगोला, क्या मतलब इसी गोले को आधा कर दूं, हेमी कर दूं, हेमी स्फीयर बना दूं, क्या बना दूं, हेमी स्फीयर बना दूं। मतलब गोला क्या कर दिया बेटा, आधा काट दिया, क्या दिया, आधा कर दिया। तो बेटा इसका अब तो इसका बन जाएगा, अब तो इसका टॉप है ना, अब तो इसका क्या बन जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा, वो हो गया 2 पाई आर का स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा जो लिख रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट हो। अर्धगोला तो मान लो कि आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मेरे हिसाब से हर बार देखने को मिलता है, तो इस बार भी चूकेंगे नहीं वो। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, और इसका बेटा आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम निकालने का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई ये वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इसका मतलब सच में वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला, अगला देखो बेटा, इन फॉर्मूलेस को बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर याद कर लेंगे। फिर बेटा अगला देखो, अब मेरा हो गया कोन, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, शंकु। और बेटा गोले के बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, सिलेंडर से, गोले से, स्फेयर से, उसके बाद बेटा शंकु मतलब कोन से ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन क्या है, टोपी, कैसी टोपी, जो आइसक्रीम वाली होती है या बर्थडे में पहनने वाली टोपी। तो बेटा इसके बीच में क्या होगी, ये तो आर रेडियस हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, ये बेटा इसकी बीच वाली की हाइट हो गई। और मैंने इसके अंदर एक चीज और बताई थी, इसके अंदर एक लेटी हुई लंबाई भी होती है भैया, स्लैंट हाइट भी होती है, देख रहे हो ना, लेटी हुई लंबाई है ना, स्लैंट हाइट होती है। तो जो एल होता है वो होती है बेटा स्लैंट हाइट, इसको हम स्मॉल एल बोलते हैं। ठीक है, अब ये त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रियक ऊंचाई। तो ये दे रखी हो और ये ना दे रखी हो, कई कंडीशन में ये दे रखी होती है और ये नहीं दे रखी होती, फॉर्मूले में जरूरत होती है। तो बेटा त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रियक ऊंचाई बराबर है स्लैंट हाइट बराबर एच स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए तभी बाकी। अब इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब इसका लेटरल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर ऊपर नीचे का छोड़ के कैसे निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई गुना आर गुना एल, मतलब पाई आर एल, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई मल्टीप्लाई आर अंदर एल प्लस आर। ठीक है, और बेटा अगला इसका हो गया वॉल्यूम, मतलब इसका आयतन, इसके आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, समझ में आ गया। चलो बेटा अब अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, उसका नाम है
सांख्य प्राय हाँ सांख्यिकी करते हैं। 25 प्रायिकता हो गई बेटा। देख फॉर्मूले दिखाते रहो बच्चों को, इतने में एक बार चेक करता हूँ कौन सा करना है। हाँ बेटा सांख्यिकी के फॉर्मूले करने हैं। सांख्यिकी रह गई, स्टैट्स है, क्या रह गई? स्टैट्स है, मतलब सांख्यिकी है, क्या है? सांख्यिकी है बेटा। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, मीन, मोड हम पढ़ चुके हैं, और मीडियन। मतलब बोलो जी हिंदी में। माध्य, माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है, या माध्य बहुलक माध्यक, ठीक है, माध्य बहुलक माध्यक, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब बेटा जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं पढ़ रखा उन्हें नहीं पता चलेगा एक्स आई क्या है, उन्हें नहीं पता चलेगा एफ आई क्या है, उन्हें नहीं पता चलेगा एफ आई है क्या। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, मतलब प्लस, टोटल क्या होता है? टोटल। तो ये बेटा चैप्टर एक बार देख ले, हमने कर रखा है, इसकी वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। मोड या अगला क्या फॉर्मूला बेटा? मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे मैं अलग खोल के लिखता हूँ, खिचड़ी मिचड़ी मच गई यहाँ पे। तो मोड का फॉर्मूला होता है बेटा L प्लस n माइनस 2 और n बाई 2 अपॉन में सी एफ अपॉन में f मल्टीप्लाई h। ये होता है बेटा फॉर्मूला। L होता है लोअर लिमिट, सी एफ वगैरह ये सब निकालनी सिखाई गई है बेटा। n होता है टोटल टर्म को जोड़ते हैं। अब बेटा इसको मैं बताऊंगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो अगर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना है तो आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। अगला है बेटा मीडियन। L प्लस, ओहो मैंने क्वेश्चन बेटा गलत कर दिया, सॉरी बेटा, ये मोड का लिख दिया मैंने, ये मीडियन का फॉर्मूला है एक्चुअली, ये मीडियन का फॉर्मूला है। अब बेटा अब मोड का फॉर्मूला लिखूंगा, सॉरी बेटा जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, ठीक है। तो मोड हो गया L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में हो गया बेटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। अगला बेटा लास्ट देख लो, प्रायिकता। क्या? प्रायिकता, या उसको बेटा हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब बेटा प्रायिकता के अंदर देखो, प्रायिकता का मतलब होता है जिसको हम PE बोलते हैं, किसी के होने की संभावना, किसी चीज के होने की बेटा संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है कि फेवरेबल काउंट, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। मतलब ये बेटा कैसे हो गया? अनुमानित, क्या ऊपर हो गया? अनुमानित परिणाम अपॉन में कुल परिणाम। बेटा अब मैं करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसके अंदर बेटा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कॉइन का, सिक्के का। सिक्के को मैं उछालूंगा तो क्या होगा? या तो हेड होगा या बेटा टेल होगा, ठीक है, हेड होगा या टेल होगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए बेटा? टोटल क्या आ सकते हैं? 2 ही तो आ सकते हैं। अब मैंने बोला एक सिक्का मैं उछालू, वो प्रायिकता निकालो कि वो क्या है बेटा? वो हेड आए, क्या है? हेड। तो बेटा हेड तो एक ही बार आ सकता है ना। तो अनुमानित क्या हो गया मेरा? आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1, और कुल परिणाम 2। तो बेटा प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला 1 बटा 2। तो ये हो गया हेड की, और टेल की निकालूंगा तो उसमें भी सेम कंडीशन है, 1 बटा 2। बात खत्म। देखो बेटा अगला देखो, डाइस मतलब पासा। बेटा पासे में नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। मतलब कुल परिणाम, इसके टोटल आउटकम क्या हो गए? कुल हो गए 6 हो गए। अगला है बेटा हमारा, अगर हम ये 2 डाइस उछाल दें, क्या उछाल दें? 2 पासे उछाल दें तो क्या हो जाएगा? या तो 1 आएगा और दूसरे में भी 1 आएगा, या तो 1 आएगा और दूसरे में भी 2 आएगा, और 1 आएगा तीसरे में 3 आ सकता है, 1 आएगा 4 आ सकता है, 1 आएगा 5 आ सकता है, 1 आएगा 6। बेटा ऐसे ही मैं बनाऊंगा 2 1, फिर मैं बनाऊंगा 3, फिर मैं बनाऊंगा 4, फिर मैं 5। तो बेटा टोटल इसके कितने आउटकम आते हैं? टोटल इसके बेटा कुल 36 परिणाम आते हैं, कुल 36 परिणाम आते हैं। अब मान लो कोई कॉइन है बेटा, उसको सिक्के को 2 बार उछाल दिया मैंने। कितनी बार उछाल दिया? 2 बार उछाल दिया। तो बेटा क्या आ सकता है? पहले तो हेड या टेल आ सकता था बस, अगर 1 बार किया, और 2 बार किया तो बेटा हेड भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, और टेल भी आ सकता है। मतलब कितने परिणाम हो गए? 1, 2, 3, 4। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पे कुल परिणाम मेरे कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। जब मैंने सिक्का 1 बार उछाला तो 2 परिणाम, 2 बार उछाला तो 4 परिणाम, और 3 बार उछालूंगा
तो बेटा याद करना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर। क्या होता है? 2 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? जितनी बार सिक्का उछाला जाए उसका क्या कर दोगे आप? उतनी पावर बढ़ा दोगे आप, उसकी क्या कर दोगे? पावर बढ़ा दोगे। जब सिक्का एक बार उछाला गया तो बेटा इसे 2 की पावर n मान लो नॉर्मल टर्म में, तो याद रहेगा n मतलब जो भी पावर हो। तो एक बार उछाया तो 2 आया, 2 बार उछाला तो पावर 2 हो गई, 4 आया। 3 बार उछालूंगा तो पावर क्या हो जाएगी? 3। क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या? 2 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 4 बार उछालूंगा तो 2 की पावर 4, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बेटा ऐसे ही आप कर सकते हो, इससे बड़े आपके पास क्वेश्चन आते भी नहीं। और यहाँ पर याद रखना कि बेटा किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी 0 कभी भी नहीं हो सकती। इस बात को याद रखना, किसी के होने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है हमेशा, और ना होने की प्रायिकता को हमेशा 1 से बेटा क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। क्या? घटा देते हैं बेटा। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारे सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।